वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो मैंने कहा कि मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की। तो मैंने कहा कि एक बार तो इन दोनों परसेंटेज को क्या कर दो, ऐड करो। 30 प्लस 20 करेंगे कितना आएगा, 50, और 2 से भाग लगा दो। 25 वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की। अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। 30 में से 20 माइनस किया 10, 10 का आधा करेंगे, हाफ करेंगे, कितना आएगा, 5। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 5। हमें पूछा है y x का कितने प्रतिशत है। तो y 5 है, x का कितना प्रतिशत है, तो बटा में x की वैल्यू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5, 5 5 25, 1/5 मतलब 20%। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझा गई बात। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि P is 6 times as large as Q. The percentage that Q is less than P. कि P Q का 6 गुना है, तो P की तुलना में Q कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने कहा कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू निकाली। P है वह Q का 6 टाइम है। तो मैंने कहा अगर मैं Q को क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो Q का 6 टाइम मतलब 6 गुना करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, P की वैल्यू आएगी। तो हमें क्या पूछ रहे हैं कि Q की वैल्यू है वह P की वैल्यू से कितने प्रतिशत कम है। तो Q की वैल्यू है वह P से कितनी कम हुई, 5 कम। किससे कम है, P से, तो बटा में P की वैल्यू। प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100। तो मैंने कहा कि 100 का 5 से गुणा करेंगे 500, भाग लगाएंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 6 8 48, 6 3 18, कितना आ जाएगा 83 से ही 1/3%, जो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा 1। समझा गई बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या की 1/3 तथा दूसरी संख्या के 150% का गुणनफल मूल संख्याओं की गुणनफल का कितना प्रतिशत है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो किसी संख्या का 1/3 मतलब 1/3 हो गया 1/3। तो ये अपना हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक है, और फर्स्ट नंबर का ये हो गया 1/3। इसी प्रकार जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर का 150% का फ्रैक्शन 3/2। तो ये अपना हो गया सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर का ये हो जाएगा 150% वैल्यू, 150% वैल्यू। समझ आ गई बात। तो अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि 1/3 का मल्टीप्लाई और 150 का मल्टीप्लाई, जो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई का मतलब 3 और 2 के मल्टीप्लाई का कितना प्रतिशत है। 3 का 1 से गुणा करो 3, 3 का 2 से गुणा किया 6, डिवाइड करेंगे 1/2, और 1/2 इज इक्वल होता है 50%। तो अपना राइट विकल्प हो जाएगा, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन 50%। समझ आ गई होगी बात। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। 405 मिठाइयां दे रखी है, बच्चों में समान रूप से इस प्रकार बांटनी है कि प्रत्येक बच्चे को जितनी मिठाई मिल रही है उनकी संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 20%। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी। तो टोटल जो स्वीट्स दे रखी हैं वह कितनी है, 405। ठीक है, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर, ऑल चिल्ड्रंस के अंदर। तो मैंने कहा कि परसेंटेज दिखते ही काम खत्म, 20% का भिन्न क्या हो जाएगा, 1/5। तो 5 अपने पास क्या हो जाएगी, कुल मिठाइयां हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुल मिठाइयां कितनी है, 5। मैंने कहा कुल मिठाइयां अगर 5 है तो हमें कुल मिठाई कितनी दे रखी है, 405। 5 की वैल्यू 405, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81। तो हमें क्या बताना है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली, ये चीज हमें डिफाइन करनी है। तो जो 1 की वैल्यू आई है इसका हम क्या निकाल देंगे, रूट निकालेंगे, जो कितना आएगा 9। तो प्रत्येक बच्चे को टोटल कितनी मिठाइयां मिली, 9 मिठाइयां मिली। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा, सही विकल्प होगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3, जो आंसर रहेगा आपका 9। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Samin's salary increases every year by 10% in June.
if there is no other increase or reduction in the salary and his salary in June 211 was rupees 22,385, what was his salary in June 2009? कि कहने का मतलब कि सामीन का जो वेतन है वह प्रत्येक वर्ष जून में 10% बढ़ता है यदि वेतन में कोई अन्य वृद्धि या कमी नहीं हुई, और जून 2011 में उसका वेतन कितना था? 22,385 रुपये था। तो जून 2009 में उसका वेतन कितना हो? तो मैंने कहा कि एक तो 2009 की सैलरी और एक हमें डिफाइन करनी है 2011 की सैलरी। तो जो सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है वह कितना हो रहा है? 10%। 10% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10% का भिन्न हो जाएगा 1/10। तो मैंने कहा कि 2009 में उसकी जो सैलरी थी वह कितनी थी? 10 में 1 इंक्रीमेंट हुआ तो 2011 में जो सैलरी हुई वह कितनी होगी? 11। 2009 से 2011 तक कितना टाइम पीरियड बनेगा? 2 वर्ष। कितना बनेगा जी? 2 साल। तो जो टाइम आई उसका क्या कर दो? इनका स्क्वायर करो, पावर में ले आओ। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 11 का स्क्वायर करेंगे 121। मैंने कहा कि 2011 में उसका जो वेतन है या सैलरी है वह कितनी है? 121। और हमें 2011 की जो सैलरी है वह कितनी दी हुई है? 22,385 रुपये। 22,385 रुपये। तो 121 की वैल्यू अगर 22,385 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से डिवाइड करो। 11 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा। 11 दूने 22, 11 तिये 33, 11 पंजे 55। फिर 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकम 11, 11 एकम 11 और बच गया 9, 3 11 88, 5 5 11 पंजे 55। एक की वैल्यू आ गई 185। तो हमें 2009 की सैलरी बतानी है। 2009 की सैलरी अपने पास कितनी है? 100 है। तो एक की वैल्यू अगर 185 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 185 से गुणा करेंगे, कितनी आएगी? 18,500 रुपये। 2009 में उसका जो वेतन या सैलरी थी वह कितनी थी? 18,500, जो आपका सही विकल्प होगा 4 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कर्मचारी का वेतन प्रत्येक वर्ष लगातार कितना बढ़ता है? 50% बढ़ रहा है। यदि आज उसका वेतन 10,000 रुपये है तो अगले 4 वर्षों बाद उसका वेतन कितना? तो मैंने कहा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ? 50%। 50% अगर वेतन बढ़ रहा है तो 50% का भिन्न होता है 1/2। मैंने कहा कि एक तो हमें आज का वेतन देखना है, एक हमें देखना है 4 वर्ष बाद का वेतन। तो मैंने कहा कि आज जो इसका वेतन है वह कितना है? 2 है। 2 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 3। तो कितने साल बाद का बोल रहा है? 4 साल बाद का। तो जो टाइम दे रखा है उसको पावर में ले आओ। 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। तो आज का जो वेतन है वह हमें कितना दे रखा है? 10,000। मतलब 16 की जो वैल्यू है वह हमें दी हुई है कितनी? 10,000। आज का वेतन अपने पास कितना है? 16 है। 16 की वैल्यू, आज का वेतन 10,000 दिया हुआ है तो 16 की वैल्यू 10,000 है। तो 16 से भाग लगाएंगे। 16 एकम 16, 16 छक्की 96, 16 दूने 32, 16 पंजे 80। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 625। तो मैंने कहा कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 वर्ष बाद का वेतन चाहिए। तो 4 वर्ष बाद हमारा वेतन कितना है? 81 है। तो 1 की वैल्यू 625 है तो 81 की वैल्यू कितनी होगी? 625 से गुणा करें तो अपने पास आ जाएगा कितना? 50,625, जो आपका आज 4 साल बाद का वेतन होगा और आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3। समझा गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में 350% और हर में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न कितना होगा? 9/22 होगा। तो हमें क्या बताना है? मूल भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है? मूल भिन्न ज्ञात करना है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर मतलब अंश, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 350% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 9/22। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है कि जब हमें मूल भिन्न निकालनी है, क्या निकालनी है? मूल भिन्न या ओरिजिनल फ्रैक्शन डिफाइन करना है तो हम क्या लेंगे?
रिजल्टेंट फ्रैक्शन या परिणाम के तौर पर जो रिजल्ट आ रहा है भिन्न के रूप में वो लेंगे 9/22। अब देखो अगर अंश में या न्यूमरेटर के अंदर जितना इंक्रीमेंट हो रहा है जितना डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने कहा कि जो भी अंश होगा वह अपने आप में 100% था, जो भी हर होगा वह अपने आप में क्या है 100% है। तो 100% था 350% बढ़ा तो कितना हुआ 450%। जो अंश के अंदर टोटल ओवरऑल वृद्धि हुई 450%, उसको डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। और जो हर के अंदर हर अपने आप में 100% था 300% बढ़ा तो कितना हो गया 400% हो गया। 400% को मल्टीप्लाई कर दो किससे अंश से। अंश के अंदर होने वाली ओवरऑल वृद्धि हर से गुणा, हर के साथ होने वाली ओवरऑल वृद्धि अंश के साथ गुणा। अब 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से भाग लगाया 5 पे गया, 5 का भाग लगाया 40 में 8 पे गया, तो अपने पास आया 8/22। 2 से काट दो, 2 चौके 8, 11 दूने 22, तो अपनी मूल भिन्न होगी वह क्या होगी 4/11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। समझ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a school there are 800 students, out of whom 45% are girls. Monthly fee of each boy is rupees 600 and monthly fee of each girl is 30% less than each boy. What is the total monthly fee of girls and boys together? तो हमें इन 800 विद्यार्थियों की जो टोटल फीस है वह डिफाइन करनी है। मैंने कहा कि 800 में से 45% क्या है 45% लड़कियां हैं और 55% लड़के हो जाएंगे। 55% क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे। तो 45% का मतलब हुआ क्या 9/20 और 55% का मतलब क्या होगा 11/20। तो 800 का 9/20 निकालेंगे 20 9/20, तो 20 से भाग लगाओ 20 के 80 40 है 40 नहीं 360 क्या है गर्ल्स, 360 लड़कियां होगी। अब 20 से अगर मैं इसको भाग लगाऊंगा 40 का 11 से गुणा करेंगे तो 440 लड़के हो जाएंगे। अब देखो हमें क्या बोला, हमें बोला है कि प्रत्येक लड़के की मासिक फीस कितनी, ठीक है। लड़के और लड़कियां, लड़के होगी कितने 440 और लड़कियां होगी अपने पास 360। तो मैंने कहा कि लड़कों की प्रत्येक लड़के की जो मासिक फीस है वह कितनी है 600 रुपये। तो 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक लड़के की फीस 600 तो 440 की कितनी होगी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 12306 4 24 प्लस 2 26 2,64,000। अब इसने बोला है कि जो प्रत्येक लड़के की जो फीस है वह लड़के से 30% कम हो। तो 600 का 30% कम करेंगे मतलब 600 का 30% हो जाएगा अपना 180। 180 कम करेंगे कितना हो जाएगा 420 प्रत्येक लड़के की फीस होगी। मैंने कहा एक लड़के की फीस 420 है तो 360 की कितनी होगी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 36 दूने 72 3600 के 144 और 7 151। तो हमें क्या बोला है कि लड़कियों और लड़कों की कुल मासिक फीस कितनी है तो दोनों को टोटल करो कितनी आ जाएगी 0 0 2 5 15 26 41 कितना आ जाएगा 4,15,200 4,15,200 जो विकल्प नंबर होगा आपका 5 नन ऑफ दीज। समझा गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमें बोला गया कि fresh cherries contains 99% water. Suppose you have 1 kg of fresh cherries. After a few hours in the sun, some water evaporates and the percentage of water in the cherries becomes 98%. The new weight in gram of cherries is. कहने का मतलब कि ताजी चेरी में 99% जल होता है। तो 1 किलोग्राम चेरी ली, चेरी को धूप में रखने पर कुछ जल क्या हो गया वाष्पित हो गया मतलब जल उड़ गया और जल का प्रतिशत कितना रह गया 98% रह गया। तो चेरी का नया भार ग्राम में कितना होगा। तो मैंने कहा कि अगर चेरी कितनी ले रही है अपनी चेरी कितनी ले रही है चेरी ले रही है अपनी 1 किलो। कितनी लेंगे चेरी ले लेंगे 1 किलो। 1 किलोग्राम चेरी 1 किलोग्राम मतलब कितना हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में 99% क्या है वाटर है 99% वाटर जल हो गया।
ठीक है। बाकी अपनी चेरी की क्वांटिटी कितनी रहेगी, 1% रहेगी। तो 1000 का 99% निकालेंगे, कितना आएगा, 990 ग्राम। कितना आ जाएगा, 990 ग्राम। तो बच गया अपने पास 1000 का 1% आ जाएगा अपने पास 10 ग्राम। 10 ग्राम चेरी का भार है और 990 ग्राम उसके अंदर पानी का भार है। अब इसने बोला क्या है कि जो पानी की मात्रा है वह क्या हो रही है, वाष्पित हो रही है, तो मतलब कमी आएगी पानी की मात्रा में। तो वाटर और चेरी की अगर मैं क्वांटिटी लेता हूँ तो वाटर कितना है, 990 ग्राम है। इसमें से पानी की मात्रा कम हो रही है वाष्पित होने की वजह से, तो पानी कम हो गया x बटे चेरी की मात्रा है 10 ग्राम। तो इससे मैंने कहा कि जल का प्रतिशत कितना रह जाएगा, वाटर रह जाएगा 98%, तो 2% क्या रह जाएगी, चेरी। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 990 माइनस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई, 990 माइनस एक्स, 990 माइनस एक्स बराबर 5 का 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 490। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 990 माइनस 490 करने पर कितना आएगा, 500 ग्राम आएगा। कितना आ जाएगा, 500 ग्राम। तो हमें पूछा क्या, चेरी का नया भार बताना है। तो चेरी का नया भार कितना हो जाएगा, तो चेरी का नया भार कितना होगा भाई, मैंने कहा कि 990 ग्राम में से जल कितना निकला बाहर, 500 ग्राम बाहर आ गया, तो पीछे बचा 490 ग्राम। 490 ग्राम जल प्लस 10 ग्राम चेरी, टोटल ओवरऑल इसका जो नया भार होगा वह कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। और जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। समझा गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 20% ऑफ अनुज एनुअल सैलरी इज इक्वल टू 75% ऑफ राज एनुअल सैलरी। Raj's monthly salary is 60% of Ravi's monthly salary. If Ravi's annual salary is rupees 1.44 lakhs, what is Anu's monthly salary? अनुज के वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर है। ठीक है, तो पहले अपने इस एक कंडीशन को हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है इसमें कि अनुज के वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर है। तो मैंने कहा एक तो अनुज हो गया, एक हो गया राज। ठीक है, तो जो राज के वार्षिक वेतन की वैल्यू दे रखी है वह अनुज की वैल्यू हो जाएगी, और जो अनुज के वार्षिक वेतन का परसेंटेज दिया हुआ है राज का वार्षिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड किया 15 आया, 5 से डिवाइड किया 4 आया। मैंने कहा अनुज और राज की सैलरी का जो रेशियो आया, अनुज का 15, राज का कितना, 6। ठीक, इसके बाद बोल रहा है कि राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60%। ठीक है, राज का जो मासिक वेतन है वह रवि के मासिक वेतन का कितना है, रवि के मासिक वेतन का 60% है। तो मैंने कहा अगर रवि का मासिक वेतन 100 है, 100 मान लिया, तो राज का वेतन हो जाएगा इसका 60%, तो 100 का 60%, 60 हुआ। तो मैंने कहा कि यहाँ से इन 2 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 5 10। तो ये मेरे पास जो राज और रवि की वेतन का जो रेशियो आया वह 3:5 आया। तो मैंने कहा इधर राज का वेतन 4 है, इधर राज का वेतन 3 है, दोनों कंडीशन में राज का वेतन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल या बराबर करने के लिए मैं इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ वाले रेशियो को भी 3 से मल्टीप्लाई, इस साइड मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ वाले अनुपात को भी 4 से मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा अनुज की जो सैलरी होगी वह 45 यूनिट, राज की जो सैलरी होगी वह 12 यूनिट। तो इधर मैंने कहा राज की सैलरी 12 यूनिट इक्वल होगी ना। इसके बाद रवि की सैलरी कितनी हो जाएगी, 20। अब इसने क्या बोला है, रवि का वार्षिक वेतन 1.44 लाख। मैंने कहा रवि का वेतन अपने पास आया 20, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1,44,000, मतलब 1.44 लाख का मतलब 1,44,000। तो मैंने कहा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 72 2 144, 1 यूनिट बराबर आया 7200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 7200। हमें क्या पूछ रहा है, अनुज का मासिक वेतन पूछ रहा है। तो मैंने कहा अनुज का मासिक वेतन, अनुज का मासिक वेतन निकालना है। तो अनुज का वार्षिक वेतन 45,
ये पूरे वर्ष का वेतन है 45 यूनिट। तो 1 यूनिट 7200 के बराबर, तो 45 यूनिट किसके बराबर, 45 गुणा 7200, ये अपने पास इसका वार्षिक वेतन आ गया। हमें निकालना है महीने का वेतन, तो एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 से भाग लगा दो, मंथली वेतन आ जाएगा। 12 से भाग लगाया 600 पे गया, 600 का 45 से गुणा करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 24 और 3 27,000 रुपये। कितना आ जाएगा 27,000 रुपये। तो मतलब अनुज का मासिक वेतन है वह क्या हो जाएगा 27,000 रुपये। जो आपका सही विकल्प होगा वह हो जाएगा 2 नंबर। समझ आगे बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए सम ऑफ 2236 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, कि मतलब 2236 रुपये ए बी सी में इस तरीके से विभाजित करने हैं, बांटने हैं, सच दैट ए रिसीव्स 25% मोर देन सी, कि ए को सी से कितना ज्यादा मिलेगा 25% ज्यादा मिलेगा, एंड सी रिसीव्स 25% लेस देन बी, कि सी को बी से 25% कम मिलेगा। व्हाट इज ए शेयर इन द अमाउंट, तो मतलब इस पूरी धनराशि में ए का हिस्सा कितना है वह हमें डिफाइन करना है। तो मैंने कहा कि ए को मिला कितना, पहले ए और सी को हल करते हैं कि ए को सी से 25% अधिक मिल रहा है। मैंने कहा सी अगर 100 है तो ए को मिला 125 अधिक मिलेगा, ठीक है। फिर इसने बोला है कि सी को बी से 25% कम मिल रहा है, सी को बी से 25% कम मिल रहा है, तो मैंने कहा बी को मिला कितना 100, तो इससे 25 कम कर दो, 75 मिला सी को, यहाँ से काट दो 25 पंजे 125, 2500 के 100, इनको भी काट दो 25 दिए 75, 2500 के 100, तो इनके हिस्से का जो अनुपात हमारे पास निकल के आया ए और सी का 5:4, सी और बी का 3:4, तो सी का अनुपात तो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए। इधर सी की वैल्यू 4 है, इधर सी की वैल्यू 3 है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 12, 4 3 12 बराबर हो गया। तो इधर अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ वाले अनुपात को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ वाले अनुपात को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 4 3 12। इधर अपने पास सी की वैल्यू आ गई 4 3 12, बी की वैल्यू आ गई 400 की 16, ठीक है। तो ए का वेतन अपने ए का हिस्सा 15, सी का हिस्सा 12 और बी का हिस्सा 16। तो अब इसने क्या बोला है कि 2236 रुपये की राशि है वो तीनों के अंदर डिवाइड की गई। तो मैंने कहा ए का हिस्सा प्लस बी का हिस्सा प्लस सी का हिस्सा तीनों को मिलाएंगे तो टोटल धनराशि बनेगी कितनी 2236। तो मैंने कहा तीनों को जोड़ दो, 15 12 27 16 43, 43 की वैल्यू कितनी है 2236। तो अब हमें क्या करना है 1 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 43 से डिवाइड करते हैं, 43 1 जा 43, 43 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 चौके 16, 4 5 20, 5 दिए 15 21, 5 पे चला जाएगा, 5 पे जाएगा तो 4 5 दिए 15 20 और 1 21, 215, 8 से 43 2 86। 1 यूनिट बराबर कितना आया, 1 यूनिट बराबर कितना आया 52, 1 यूनिट बराबर आ गया 52। हमें क्या निकालना है ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है अपना 15 यूनिट, कितना है 15 यूनिट। 1 यूनिट 52 के बराबर, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई 52 कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 5 75 और 3 78, 780 रुपये ए का हिस्सा होगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ आगे बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि सोनिका स्पेंट ₹45,760 ऑन द इंटीरियर डेकोरेशन फॉर हर होम, मतलब सोनिका 45,760 रुपये अपनी घर की सजावट पर खर्च कर रही है, एंड 27,896 on buying an air conditioner and the remaining 80% of the total amount she had as cash with her। कहने का मतलब कि 27,896 रुपये उसने एयर कंडीशनर खरीदने में खर्च कर दिए, तो अब भी उसके पास जो सेविंग हो रही है, बचत हो रही है, वह 28% है टोटल धनराशि की। तो व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें डिफाइन करना है कि सोनिका ने घर की आंतरिक सजावट पर 45,760 खर्च की, एयर कंडीशनर पर टोटल खर्च कितना किया 27,896, तथा शेष राशि उसके पास कितनी बची, टोटल राशि की 28% है, तो कुल राशि ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा कि कुल राशि कितनी हुई, कुल राशि मैंने ले ली कितनी 100, कुल राशि कितने ले ली 100। अब इसके पास बचत कितने की हुई, बचत हुई 100 का 28% मतलब 28, ठीक है।
तो मैंने कहा तो इसने खर्च कितना कर दिया कि जितना मैंने कमाया उसमें से मैंने जितना बचाया उसको घटा दो, खर्च आ जाएगा 72%। ठीक है, अब देखो इसने खर्च कितना किया, खर्च किया इसने कितना, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा टोटल खर्च, 6 9 6 15, 8 7 15 और 1 16, 7 5 12 और 1 13, 2 4 6 और 1 7। तो टोटल खर्च मेरे पास आ गया 73,656, जो किसकी वैल्यू है, 72 की वैल्यू, 73,656। तो यहाँ से मैं भाग लगाऊंगा, 24 से काट देते हैं, 24 दिए 72, 24 दूने 48, 24 दिए 72, 1 6 भाग गया नहीं, 0 लगाया, 24 6 144, बच गया 21, 24 नहीं मैं 216, फिर 3 से कट रहा है, काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 3 3 9, 1 यूनिट बराबर आया 1023। तो हमें क्या बताना है, कुल धनराशि बतानी है। तो कुल धनराशि कितनी होगी, कुल धनराशि हो जाएगी 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 1023 के बराबर, तो 100 यूनिट का मान 1023 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1023 के आगे 2 जीरो लगा दो, 1,02,300 रुपये, 1,02,300 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और जीवन यापन की लागत बढ़ने पर उसका खर्च 37.5% और आय कितनी बढ़ जाती है, 16 से 2/3% बढ़ जाती है। तो उसकी वर्तमान प्रतिशत बचत कितनी है। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है भाई, खर्च कर रहा है, तो 80% खर्च कर रहा है। तो मैंने कहा 80% का भिन्न हुआ अपना 4/5, तो ये अपनी हो जाएगी प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय, ये हो जाएगा अपना प्रारंभिक खर्च, प्रारंभिक खर्च। तो 5 रुपए कमाएगा, 4 खर्च करेगा, तो प्रारंभिक बचत कितनी हुई, 5 रुपए कमाएगा, 4 रुपए खर्च करेगा, तो प्रारंभिक बचत कितनी हुई, 1 रुपए। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जीवन यापन की लागत बढ़ने पर उसने 37.5%, उसका खर्च कितना बढ़ गया, 37.5% बढ़ा, मतलब 3/8 बढ़ा, 37.5% का भिन्न 3/8। मैंने कहा कि ये अपने पास क्या है, प्रारंभिक खर्च, ये हो गया अपना नया खर्च, ये सॉरी खर्च के अंदर होने वाली वृद्धि, खर्च में होने वाली वृद्धि। इसके बाद ये बोल रहा है कि आय, आय की अगर हम बात कर रहे हैं तो आय 16 से 2/3% बढ़ रही है, 16 से 2/3% मतलब का भिन्न हो गया अपना 1/6। तो ये अपनी हो जाएगी प्रारंभिक आय और ये हो जाएगी अपनी आय के अंदर होने वाली वृद्धि। समझा गया। मैंने कहा प्रारंभिक आय 6, इधर मेरे पास प्रारंभिक आय 5, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों कंडीशन में प्रारंभिक आय इक्वल होनी चाहिए। तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 30, 6 5 30 बराबर हुई। अब देखो अगर मैंने इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा कि प्रारंभिक आय 30 थी, 6 5 30 थी, पर खर्च हो रहा था 24, तो बचत हो रही थी कितने की, 6 से मल्टीप्लाई करो 6 की, प्रारंभिक बचत कितनी है, 6 की। अब इसने बोला कि अगर प्रारंभिक आय कितनी, प्रारंभिक आय 30, वृद्धि होगी 5 की, वृद्धि हुई 5 की, तो नई आय कितनी हो जाएगी, नई आय हो जाएगी, पहले 30 थी, 5 बढ़ गया, कितना हो गया 35। ठीक है, अब इधर देखो कि प्रारंभिक खर्च हमारे पास कितना है, 8 है, जबकि प्रारंभिक खर्च इधर कितना रहा, 6 चौके 24। तो इसको 24 से बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूँ, 3 से, इधर भी किससे गुणा करूंगा, 3 से। तो प्रारंभिक खर्च 24 हो गया, 24 में 9 की वृद्धि होगी, 3 की 9 की वृद्धि हुई, तो नया खर्च कितना होगा, नया खर्च आपका हो जाएगा 24 + 9 कर दो 33। तो अब इसने क्या बोला है कि उसकी वर्तमान प्रतिशत बचत कितनी है, तो नई बचत कितनी आएगी, नई बचत आ जाएगी कि नई आय 35 है, अभी 35 रुपए कमा रहा है, 33 लगा रहा है, तो नई बचत होगी 2 यूनिट। तो ये कितना प्रतिशत है, वर्तमान प्रतिशत, तो वर्तमान बचत 2 की है, कितनी इनकम पे हो रही है, 35 पे, प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100, तो 5 से काट दो 7, 5 से काट दिया 20, 20 दूने 40, 40 में 7 का भाग लगाएंगे, 5 से 3/7%। तो वर्तमान प्रतिशत बचत कितनी होगी, 5 से 3/7%, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझा दी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पी, क्यू और आर के पास कुछ धनराशि है, क्यू के पास पी से 25% अधिक है और आर के पास क्यू की 1/5 राशि है।
यदि पी क्यू और आर के पास कुल 150 रुपये है तो पी के पास अकेले कितनी धनराशि है? मैंने कहा क्यू के पास पी से 25% अधिक है, क्यू के पास पी से 25% अधिक है, तो मैंने कहा पी के पास अगर 100 है 25% अधिक कर दो, क्यू की धनराशि आ जाएगी 125। यहाँ से इसको काट के अनुपात निकालेंगे, 25 पंज 125, 25 के 100, तो क्यू के पास धनराशि 5 यूनिट है, क्यू पी के पास 4 यूनिट है। इसके बाद बोल रहे हैं कि आर के पास क्यू की 1/5 धनराशि, आर के पास क्यू की 1/5 धनराशि। मैंने कहा कि अगर इसकी धनराशि बटावाली क्यू की धनराशि हुई तो ऊपर वाली आर की हुई, तो इधर क्यू की वैल्यू 5, इधर भी क्यू की वैल्यू 5 बराबर आ गया। तो क्यू की वैल्यू 5 है, पी की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 1 है। तो मैंने कहा पी क्यू और आर, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों की टोटल धनराशि कितनी बनी? 5 + 4 + 1 कितना हो गया? 9 और 1 10, और हमें इन तीनों की कुल धनराशि दी हुई है 150। 10 की वैल्यू 150 है, तो 1 0 से 1 0, 1 यूनिट बराबर आया कितना? 15। हमें किसका हिस्सा बताना है? पी का हिस्सा बताना है। तो पी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। पी का हिस्सा 4 यूनिट, 1 यूनिट 15 के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 से मल्टीप्लाई करो, 60 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझा गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रुबीना ने अपने मासिक वेतन का 16% एक गैर सरकारी संगठन को दान करने का निर्णय किया। दान के दिन उसने निर्णय बदलकर 6567 रुपये दान किए, जो पहले 13 का 75% था। रुबीना का मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि मासिक वेतन इसका मान लिया आपने कितना है? 100। कितना है? 100। अब उसने 16% क्या किया? दान किया। दान कितना करना था? 16%। ठीक है, लेकिन बाद में उसने क्या किया? दान के दिन 6567 रुपये दान किए, जो पहले तय की गई राशि 16 थी दान की, उसका 75%। कितना? 75%। 75% मतलब 3/4 हुआ। 75% का बिन 3/4, 4 चौके 16, 4 दिए 12, तो कितना दान किए? 12। 12 की वैल्यू हमें दे रखी है 6567 रुपये, तो 4 से काट दो, 4 दिए 12, सॉरी 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, 300 के 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 8 24, 3 में 27, तो अपने पास कितना आया? 4 की वैल्यू 2189, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2189/4। तो हमें क्या बताना है? वेतन बताना है। वेतन कितना? 100 है, तो 1 यूनिट 2189/4 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2189/4 को 100 से गुणा कर दो, 4 का भाग लगाया 25, 25 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 54,725 रुपये उसका मासिक वेतन आ जाएगा, जो हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है। एक लड़के ने 480 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रतिशत कितनी है? ठीक है, तो मैंने कहा कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज के लिए पास मार्किंग मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 35%। और लड़कियों को कितना चाहिए? सॉरी लड़कों को चाहिए कितना? 40%। लड़कों को चाहिए 40% और लड़कियों को चाहिए 35%। अब इसने बोला कि एक लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए? लड़के ने प्राप्त करने थे 40%, लेकिन उसे मिले कितने? 483 अंक मिले और वह 117 अंकों से फेल हो गया। तो अगर 117 अंक और आ जाते, 117 अंक और आ जाते तो उसके 40% पूरे हो जाते। ठीक है, तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो, 7 3 10, 3 8 1 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, तो 40% की वैल्यू आई अपने पास कितनी? 600। 1 0 से 1 0, 4 का भाग लगाया, 1% बराबर आ जाएगा अपने 15। 1% की वैल्यू कितनी है? 15। तो हमें लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मतलब पास मार्किंग बतानी है। तो मैंने कहा 1% 15 के बराबर है, तो 35% किसके बराबर होगा? 15 से गुणा करो, 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, कितना हो जाएगा? 525, जो इनमें से कोई विकल्प नहीं है। और 15 3 45 और 7 52, 525, तो
तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन का व्यय विमल के व्यय से 30% अधिक है और विमल का व्यय रमन के व्यय से 10% कम है। यदि उनके खर्च का या व्यय का योग कितना है, 6447 रुपये है, तो अमन का व्यय कितना होगा? तो मैंने कहा एक तो अमन हो गया, दूसरा विमल हो गया। फिर मैंने कहा कि विमल की कंपैरिजन रमन से, तो विमल और रमन का आ जाएगा। तो मैंने कहा कि अमन का व्यय विमल के व्यय से 30% अधिक है, तो मैंने कहा कि विमल का अगर मैं 100 मान लूँ तो 30 अधिक कर दो, अमन का व्यय आ जाएगा 130। फिर इसने बोला है कि विमल का व्यय रमन के व्यय से 10% अधिक है, तो मैंने रमन का 100 मान लिया। तो विमल का कितना हो जाएगा? 10% कम, मतलब 90 हो गया। मैंने एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया। तो इधर विमल का जो खर्च है वह कितना है? 10 है। इधर विमल का खर्च कितना है? 9 है। तो दोनों कंडीशन में विमल का खर्च तो बराबर होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ताकि इनका खर्च क्या हो जाए? बराबर। इधर 9 से गुणा किया 90 हुआ, इधर 10 से गुणा किया 90 हुआ, खर्च बराबर हुआ। इधर 9 से गुणा तो इसके साथ वाले अनुपात को भी 9 से गुणा। इधर अगर हमने 10 से गुणा किया तो इसके साथ वाले अनुपात को भी किससे गुणा करो? 10 से गुणा करेंगे, 10 दाई 100। और विमल का कितना हो जाएगा? 90। इधर विमल का खर्च कितना हो गया? 90। और इधर अमन का जो खर्च है वह 13 नहीं में 117। तो अभी इन तीनों को मिला के अमन का 117, विमल का 90 और रमन का 100, तीनों को जोड़ दो। 100 प्लस 90 190, 190 में 117 जोड़ेंगे तो 117 प्लस 90 207। कितना आ जाएगा? 207। 190 प्लस 117 307, सॉरी 307। और 307 की वैल्यू हमें दी हुई है 6447। 307 से ही डिवाइड करेंगे। 307 एकम 307, 307 दुए 614, बच गया कितना? 30। 7 307 एकम 307, एक यूनिट बराबर आया 21। हमें बताना किसका है? अमन का खर्च बताना है। और अमन का खर्च कितना है? 117। अमन का खर्च कितना है? 117। एक यूनिट 21 के बराबर, तो 117 का मान कितना होगा? 21 से मल्टीप्लाई, 21 7 147, हासिल आया 14, 21 एकम 21 और 14 35, हासिल 3, 21 एकम 21 और 3 24। तो कितना आ जाएगा? अमन का खर्च आ जाएगा 2457, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। समझ आ गई बात? चलो, तो आज की एमसीक्यू सीरीज है, इसको ये अपने यहीं विराम देते हैं और इसी टाइम कल आगे की एमसीक्यू सीरीज टाइप वाइज लेकर मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।